पहाटे 5 वाजता जाऊन त्याला मारलं आणि हां क्या पहाटे 5 वाजता त्याला बेडरूम मधून असं काढून लाईव्ह फेसबुक लाईव्ह मारलं. मैं देख रही वो लोग धारा पे धारा बता रहे थे 320 340 420 जो कुछ है. मैं बोला भाई क्या है इतने सारे धारा है. आई वॉजंट अवेयर अबाउट दिस. आई वॉज एट द एज ऑफ 16.5 17 एट दैट टाइम. ऐसा है, ये बहुत आम बात है कि नेपोटिज्म होता है पॉलिटिक्स में और होना भी चाहिए. जेल गए थे आप? हाँ मतलब एकदम जेल नहीं बट यू कैन ना कस्टडी में रखते हैं. आई विल गो फॉर प्राइम मिनिस्टर. मैं भी. चॉइस मिलनी चाहिए. या वरना मैं अच्छे से प्रोसीजर फॉलो करके मारने जाती. दैट इज द थिंग. प्लानिंग करके नहीं. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट मोस्ट पावरफुल पर्सन. हाँ बट सैटरडे संडे वीकेंड्स हो डॅबो नाही जाएंगे तो हमारा दिन ही नाही बनता. पॉलिटिक्स मध्ये जास्त शिकलेले लोक याच्यासाठी नाही जात कारण ते जास्त शिकलेले आहे. हाँ समझा नहीं. मतलब बताते. विदर्भातली वाघीण, शिवसेनेची रणरागिणी. मला गर्व आहे की आपल्या युवा सेनेमध्ये असे सर्व वयोगटातील युवती आहेत. त्यातली आपली रणरागिणी उत्तम प्रवक्ता अपूर्वा पिट्टलवार. नमस्ते, जय हिंद. आप सबका स्वागत है आम चर्चा के इस नए अध्याय में. और आज हमारे साथ है हमारे परम मित्र अपूर्वा पित्तलवार. स्वागत है आपका. देखिए बड़ा मुश्किल रहा यहाँ तक पहुँचना. मैं काफ़ी मतलब उत्साही हूँ इस पॉडकास्ट के लिए. वैसे तो हम लोग बहुत कैजुअली बात करते हैं, हम लोग फ्रेंड्स हैं. तो देखो आप, जैसे मुझे पता है, ऑडियंस को नहीं पता, आप थोड़े से पॉलिटिक्स को लेकर रिलेटेड हो, पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो काफ़ी ज़्यादा. तो पहला क्वेश्चन, अभी फरवरी चल रही है 2024, कुछ महीना बाद इलेक्शन है. तो उसी पे एक क्वेश्चन पूछता है, क्या लगता है 2024 के जनरल इलेक्शंस में कौन जीतेगा? अगर देखा जाए तो इफ यू विल सी डायरेक्टली लाइक द हाउ द फेस इज गोइंग ऑफ इंडिया पॉलिटिक्स, तो आई कैन डेफिनेटली से कि बीजेपी विल विन दिस इलेक्शन. माय गॉड, वर्डिक्ट. अनटिल एंड अनलेस जो वी आर लुकिंग कि रिसेंट जजमेंट जो हो रहे हैं ईवीएम मशीन्स को लेके, तो अगर ईवीएम मशीन बैन हो गई तो कहीं ना कहीं वी कैन सी कि पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव का जो वॉइस है या फिर जो कॉमन वोटर्स है वो खुद बाहर निकलेंगे, वोट करने जाएंगे. और जब अगर बैलेट पेपर आ गया तो आई कैन डेफिनेटली से कि बीजेपी विल नॉट विन दिस इलेक्शन. माय गॉड. आपकी उम्र 21 ईयर्स है. आप बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं. कई सारे प्रोग्राम्स में आपको एज अ स्पीकर बुलाया जाता है और कई सारे इवेंट्स में, सोशल इवेंट्स में आपने पार्ट लिया है. क्या मोटिवेशन रहा है आपका? क्या आप श्रीकांत जिचकार से मोटिवेटेड हैं? ऐसा कुछ है? हाँ डेफिनेटली आप ऐसा बोल सकते हैं कि मोटिवेशन के पार्ट में जितने भी लोग मेरे लाइफ में आए हैं या फिर जितने भी लोगों को मैं फॉलो करती हूँ उनमें से वन ऑफ द पर्सन इज श्रीकांत जिचकार. एज यू नो कि श्रीकांत जिचकार was born and brought in Katol. Oh. Yeah, and I myself is from Katol. Like I'm the resident of the Katol. So we Katolians are very much related to each other. We see our we see how we can get motivated from each other. And late Shrikant Jichkar, I'm very sad that I haven't met him because there was a very much less time span. देखिए मतलब मैं भी मानता हूँ और बहुत लोग मानते हैं की पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. सही बात है? हो, म्हटलं तर जातं की पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम. तसं तुम्ही आता सगळं बघू शकतात की ज्या प्रकारे महाराष्ट्रात चालू आहे किंवा आपण म्हणू शकतो इतर कोणत्याही राज्यात किंवा भारतात सुरू आहे, तर पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम अँड दॅट्स वाय पीपल आर कमिंग इन टू पॉलिटिक्स. सो इट इज़ वेरी क्लीन एंड क्लियर कि पॉलिटिक्स में आना है तो आपको प्रिपेयर्ड होना है कि भाई तुम गंदगी में कूद रहे हो. बस खुद को साफ रख के पॉलिटिक्स में कैसे टिकना है, कैसे उस गंदगी को सामना करना है, इट इज ऑल डिपेंड अपॉन. मैंने साफ सफाई रखनी है. मान के चलो कि आपने वो साफ सफाई मेंटेन की और आपको चॉइस मिली कि प्राइम मिनिस्टर बनना है या प्रेसिडेंट बनना है, तो आप क्या चूज करोगे? आई विल गो फॉर प्राइम मिनिस्टर. मैं भी. चॉइस मिलनी चाहिए. या क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में देखें तो प्राइम मिनिस्टर प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल इन रूलिंग आवर कंट्री. अनदर एस्पेक्ट इज दैट कि प्रेसिडेंट का अगर देखें तो प्रेसिडेंट हैव लिमिटेड पावर्स बट प्राइम मिनिस्टर का ऐसा नहीं है. एंड एज अ यूथ
आय पर्सनली थिंक की जर मला गावागावात सगळ्या युवकांपर्यंत महिलांपर्यंत पोचायचं आहे तर प्राईम मिनिस्टरसारखी जी पोझिशन आहे त्या थ्रू मी जितके खालचे लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे त्यांना ऑर्डर देऊन तिथली न्यायव्यवस्था पण चांगल्या प्रकारे सुधारू शकतो. लेकिन उसके लिए आपको मतलब वहाँ तक जाना पड़ेगा. तो लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे पेरेंट्स जो है, क्योंकि पॉलिटिक्स है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो पेरेंट्स आपको मतलब रोकते नहीं है? नाही, या केसमध्ये मी खूप लकी आहे कारण वयाच्या 16व्या वर्षी हम्म. कोणतेच पेरेंट्स त्यांच्या मुलांना किंवा मुलींना राजकारणात नाही पाडत. 16 साल उम्र भी बहुत छोटी होती है. हाँ. बहुत. एंड एट द एज ऑफ 16 आई केम इन टू पॉलिटिक्स. ओह. लाइक यू कैन से कि 16 साल की उम्र में मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, मतलब समाजकरण सोशल वर्क आई वॉज डूइंग. बट माई मॉम हैव सेंडेड मी लाइक शी टुक मी एंड पुट इट इनटू पॉलिटिक्स. लाइक ऐसा बहुत रेयर होता है कि किसी लड़की को जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको उनकी फैमिली खुद पॉलिटिक्स में झोंक देती है. तो बेसिकली फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है एंड आई एम वेरी लकी दैट आई हैव मेड सच. यानी इस मामले में आप काफ़ी लकी हो कि आपको आपके पेरेंट्स ने खुद आगे कर दिया कि जाओ जाओ. पॉलिटिक्स खेलो. हाँ. ओके ओके. तो मुझे बताइए कि मैं भी 21 एज का हूँ और मान लो मुझे पॉलिटिक्स में आना है, तो मुझे क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी? ओके. हाँ. पॉलिटिक्स में आना है एट द एज ऑफ 21. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड अ ग्रेट पर्सनैलिटी. Okay, that I have. Yeah, you have it actually. Secondly, you need guts. Okay. You need courage. Courage and guts are the very important thing. और पॉलिटिक्स में जो बहुत लोग मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से पॉलिटिकल फ्यूचर बीच में ब्रेक होता है, तो उसके लिए आज के यूथ में जो लैक कर रहा है, लेकिन वो पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेशेंस. संयम जिसे हम कहते हैं. तो पेशेंस इज द की फॉर अ सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर. हाँ, वो थोड़ा कम है मेरे में. ओके ओके ओके. मतलब पेशेंस तो चाहिए. लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, आपने भी बहुत बार नोटिस किया होगा, लाइक कि जितने मैंने पॉलिटिशियंस देखे हैं 2-4 फीमेल्स ही हमको दिखती है. मतलब इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, 700 सीट्स हैं, उसमें से कुछ ही मतलब गिनती के विद अंडर 100 इतने ही कम लोग पॉलिटिक्स में हैं फीमेल्स. क्या लगता है ऐसा क्यों है? बेसिकली ये कह सकते की बघा महिलांचं कसं असतं, लहानपणापासून त्यांना कंपल्शन असतात. तुम्ही कितीही काही म्हटलं की आपली सोसायटी आता मॉडर्न झालेली आहे, तरी पण कुठेतरी मुलीला मागे अजूनही आहे. अजून पण ती विचारसरणी जी आहे ती बदललेली नाही आहे. यानी 8 बजे के पहले घर वापस आओ. हां, यानी 8 बजे के पहिले घर वापस आओ. हे माझ्यासोबत देखील झालेलं आहे. जोपर्यंत मी 10वी मध्ये होती त्याच्या अगोदर माझं हे की नाही 7च्या अगोदर घरी यायचं. और ऐसे अगर अपन लड़कों से कंपेयर करें तो उनका अलग केस रहता है कि ठीक है थोड़ा सा लेट झाला तरी चालता है. तो पहली बात यह है कि पेरेंट्स खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि लड़कियों ने पॉलिटिक्स में आना चाहिए. और अगर सेकेंडली थॉट अपन देखें कि लड़कियां पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आ रही है, तर वयाच्या 24-25 वर्षानंतर मुलीला लग्न करायचं असतं. तर लग्नाच्या वेळेस जेव्हा मुलगा तिला बघायला येतो तेव्हा तिचं जे बायोडेटा आहे, जेव्हा कोणाला घरच्यांची कसं असते लग्न, आपल्याकडे कशी पद्धत आहे, पाहुणे बघायला येतात आणि पाहुणे आजूबाजूंना विचारतात की मुलगी काय करते, कशी आहे. आणि जेव्हा त्यांना कळेल मुलगी राजकारणी आहे, रात्री 11-11, 12-12 वाजता मुलं सोडायला येतात घरी, अशा वेळेस तिचं कॅरेक्टर कुठेतरी कमी पकडलं जातं. आणि त्यामुळे पेरेंट्स हा अगोदरच विचार करतात या गोष्टीचा की पुढे जाऊन काय होणार, आणि त्यामुळे त्या मुलींना पॉलिटिक्समध्ये येऊ नये देत. आणि त्यामुळे खूप साऱ्या अशा मुली आहेत ज्यांना मी बघितलं आहे की त्यांना खूप आवड आहे काम करायचे, पण घरच्यांचा सपोर्ट नाही आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे सोसायटी काय म्हणेल, म्हणजे म्हणतात ना की लोक काय म्हणतील, समाज क्या बोलेगा, हाँ लोग क्या कहेंगे, यही सोच अभी भी है. जिस दिन ये सोच कम हो गई, मैं ऐसा नहीं कह रही कि ये बंद होंगी, बंद तो नहीं होंगी, लेकिन जिस दिन ये सोच कम हो जाएंगी उस दिन आई बेट कि मोर देन 250 मेंबर्स पार्लियामेंट में विमेन या गर्ल्स बैठेंगे. होनी चाहिए या कि लड़कियां जो है घर को चला सकते हैं इतना अच्छे से, तो देश भी चला सकते हैं डेफिनेटली. देखो अभी मैं पिक्चर्स देख रहा था, बॉलीवुड की कई सारी मूवीज फ्लॉप हो रही है और लोग रीजन बोलते हैं नेपोटिज्म, है ना, सुना है. हाँ. और मैंने पॉलिटिक्स में भी सुना है कि नेपोटिज्म है, और मतलब ये बात तो सही है. मतलब होना चाहिए क्या नेपोटिज्म पॉलिटिक्स में? नेपोटिज्म होना चाहिए, बस एक हद तक. अगर इफ़ वी कैन से कि अगर आप कहना है कि पॉलिटिक्स का मतलब पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन ही बनेगा क्या,
तो आप देखते आ रहे हो कि छोटेपन से अपन जो देखते आ रहे हैं ना वो अपन जल्दी सीखते हैं. तो अगर मेरी मम्मी टीचर आहे तो आय विल सी की नाही यार मला टीचर बनायचं आहे. लहानपणी जेव्हा मला कोणी विचारायचं ना तुला काय बनायचं आहे, मी म्हणायचे मला टीचर बनायचं, मला शिक्षिका व्हायचं आहे. पण कुठेतरी नंतर अंदाज येतो की नाही मला माझं करियर चेंज करायचं आहे. तो ऐसा है, ये बहुत आम बात है कि नेपोटिज्म होता है पॉलिटिक्स में, और होना भी चाहिए. इट्स क्योंकि उनका पर्सनल राइट टू चूज़ है कि उनको उनके बेटे को भी पॉलिटिक्स में आना है. बट बस इतना है कि नेपोटिज्म एक हद तक, इसका मतलब ये है तुमको उसको पॉलिटिक्स में ला रहे हो दैट इज़ गुड, उनको तुम फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो दैट इज़ गुड, तुम उनको इंट्रोडक्शन करा रहे हो बड़े लीडर्स के साथ दैट इज़ वेरी गुड. बट तुम उनको डायरेक्टली अगर किसी बड़े पोस्ट का प्लेटफॉर्म दे रहे हो विदाउट मेकिंग देम वर्क ऑन द ग्राउंड लेवल, तो वो हद कहीं तो भी पार नहीं होनी चाहिए. लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रिविलेज मिल जाता है उनको जिनके रिलेटिव्स पॉलिटिक्स में पहले से हैं, एज कम्पेयर टू दोज जो न्यू कमर्स हैं, जो आउटसाइडर्स हैं. तो मतलब ये प्रिविलेज बड़ा बेकार है. प्रिविलेज तो मिलता ही है. और प्रिविलेज क्यों नहीं मिलना चाहिए? अभी टेल मी वन थिंग, इफ़ यू आर मतलब अगर किसी के पापा डॉक्टर है और तुम उनके बेटे हो, यू हैव ऑल्सो डन डॉक्टरेट, यू हैव ऑल्सो स्टडीड डॉक्टरेट MBBS. हाँ, तो वो बच्चा पापा का ही क्लिनिक चलाएगा ना आगे बढ़ के. वो थोड़ी ना उसके बाजू में ज़मीन लेंगे और पापा से कंपटीशन करेगा, ईंट पे ईंट चढ़ा के स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करेगा. नहीं करेगा. तो कभी कभार इट इज़ गुड कि उनको प्रिविलेज मिलता है. इट इज़ वेरी गुड, मिलना भी चाहिए, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उतने एफर्ट्स डाले हैं उस पोजीशन पे आने के लिए. कहीं ना कहीं सबके पेरेंट्स उनके बच्चों के लिए वर्क करते हैं. तो व्हाट इज, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी रॉन्ग कि अगर पॉलिटिशियन के बेटे को ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है इस चीज़ में, तो उन्होंने इतने एफर्ट्स लिए हैं उनको आगे बढ़ाने में, उन्होंने उतने एफर्ट्स देखे, उन्होंने पहले से सपना देखा है की माझा मुलगा या पोस्टवर राहील. त्यामुळे बिलकुल चुकीचं नाही आहे. देखो हम लोग साइंस से हैं, दोनों के दोनों हमने साइंस में अपना बेसिक एजुकेशन लिया है और हायर एजुकेशन भी साइंस में चालू ऑलमोस्ट. तो ऐसा देखते हैं कि साइंस के बैकग्राउंड, एकेडमिक बैकग्राउंड वाले लोग बहुत कम हैं पॉलिटिक्स में. ऐसा क्यों है? सी, साइंस में कौन लोग जाते हैं बेसिकली, इफ़ यू विल सी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये दोनों ही स्ट्रीम हैं जो, हाँ, जिसमें से यू कैन सी मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर इंजीनियरिंग. जो लाइक मेरा भी था, मैं 11th-12th में थी, आई हैव गॉन फॉर JEE मेन्स. तो मेरा भी ऐसा था की इंजिनिअरिंग करायचं, नोकरीला लागायचं, जे काही 30-40 हजार रुपये महिना आहे कमवायचा आणि घर चालवायचं. ये बेसिक चॉईस है, ये बेसिक सोच है आज के यूथ में, कारण यूथ पैसा कमवायचा मागे लागलेला है. तो जो साइंस फील्ड के बच्चे होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकली थिंक करते हैं. दे थिंक अबाउट फ्यूचर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो फ्यूचर में जीते हैं, प्रेझेंट में कम जीते हैं. उनको हमेशा ये ट्रिगर करते रहता है की नाही आता सायन्स घेतलं, आता इंजिनिअरिंगकडे जायचं, मेडिकलकडे जायचं, कोणतं कॉलेज लागेल, किती आपल्याला पॅकेज मिळेल त्यानंतर. इन सब चीज़ों में दे लैक नॉलेज ऑफ, क्या बोल सकते हैं, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो लैक कर जाते हैं. बुकिश नॉलेज में जो वो बोलते हैं कि वोकेशनल भी इतना है, तो बुकिश के वजह से वो प्रैक्टिकल नॉलेज लैक कर रहे हैं, जिसके वजह से उनको पता ही नहीं है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है. पॉलिटिक्स भी है और उनको पॉलिटिक्स अच्छा नहीं लगता. दे थिंक पॉलिटिक्स इज लाइक डर्टी भी नहीं, पॉलिटिक्स ऐसे खाली पीली लोगों का काम है, दे थिंक दैट. बट जिस दिन साइंस वाले बच्चों को समझ आ गया कि पॉलिटिक्स क्या है, आई थिंक दे शुड लर्न फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. कि हाँ, दे शुड लर्न फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम. ही वॉज अ साइंटिस्ट. उन्होंने भी पूरा मतलब साइंस के बैकग्राउंड से है, बट स्टिल ही हैड डन वेरी ग्रेट फॉर आवर कंट्री. तो अगर साइंस के बच्चों में थोड़ी समझ आ जाए, है उनमें समझ, कुछ बच्चे आ जाते हैं लाइक अस कि जो 12th के बाद फिर सोशल टर्न लेते हैं. लेकिन अगर आई थिंक 10%, 10 भी बहुत है, 5% भी साइंस के बच्चों को अगर समझ में आ जाए कि व्हाट इज पॉलिटिक्स और क्यों आना चाहिए पॉलिटिक्स में, तो देश का भविष्य सही युवाओं के हाथ में रहेगा, शिक्षित लोगों के हाथ में रहेगा. सही बात है, सही बात है. आपने लॉ लिया 12th के बाद, तो क्या ऐसा मतलब आपको पहले से पता था कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, इसलिए लॉ करना पड़ेगा, यानी ऐसा कुछ जरूरी है क्या कि पॉलिटिक्स में जाना है तो लॉ करना ही चाहिए? नहीं, पहले बात तो मुझे ऐसा नहीं पता था कि लॉ करना है. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि मैंने JEE मेंस दी थी एंड मैंने क्रैक किया था. उसके बीच शुरू था कोविड टाइम्स में आई रियलाइज्ड कि
कहीं तो भी पढ़े लिखे भी काम नहीं आ रहे जितना सोशल पर्सन्स काम में आ रहे हैं। आप देख सकते हो कि खाना नहीं था किसी के घर में, मेडिकल्स के हॉस्पिटल्स की हालत इतनी ख़राब थी, तब मुझे एक भी इंजीनियर घर के बाहर ऐसे निकलता हुआ नहीं दिखा कि आओ मैं मदद करता हूँ। मुझे सब पॉलिटिकल, मुझे सब सोशल संगठनों के लोग ही बाहर निकलते हुए दिखे जो आम लोगों की मदद कर रहे थे। अगर देश ऐसे क्रूशियल समय से गुजर रहा है तो उस टाइम पे अगर सोशल वर्क इतने अच्छे तरीके से चल रहा है तो मुझे भी लगा कि कहीं पे तो भी आई एम लैकिंग दैट, मुझे भी सोशल वर्क में आना चाहिए। आई वेंट इन टू दैट वर्क। एंड कोविड के पहले भी मैंने ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट फेसेस किए या दूसरों के देखे कि जिससे आई थॉट कि लॉ को जानना जरूरी है। लॉ को जानना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, व्हेन आई फर्स्ट जॉइंड पॉलिटिक्स, लाइक शिवसेना में मैंने 2020 में एंट्री की थी। तो 2020 में एंट्री करने के बाद देर वॉज अ कंप्लेंट केम टू मी। एक लड़की थी, उसकी कंप्लेंट थी अबाउट अनदर पार्टी पर्सन जो उसको ब्लॅकमेल कर रहा था अबाउट फोटोज अँड ऑल. वेन आय वेंट इन टू डेप्थ, मला समजलं की फक्त एक मुलगी नाही 10 ते 15 मुली अशा होत्या. तर मी काय केलं, आपण पहिले बोलून समजवतो. बोलून समजला नाही तर पहाटे 5 वाजता जाऊन त्याला मारलं. आणि हां, क्या पहाटे 5 वाजता त्याला बेडरूम मधून असं काढून लाईव्ह फेसबुक लाईव्ह मारलं आणि कैमरा पुलिस ऑन करके, कैमरा ऑन कैमरा करके और बिल्कुल शूटिंग और बिल्कुल. चालू है. और ये काटोल की पूरी जनता देख रही थी. आणि मला मग गेली पुलिस स्टेशन मध्ये, मुझे लेके गए. हाँ. तो मैं देख रही, वो लोग धारा पे धारा बता रहे थे, 320, 300 चाहे 420 जो कुछ है. मैं बोला भाई क्या है इतने सारे धारा है. आई वॉजंट अवेयर अबाउट दिस. आई वॉज एट द एज ऑफ 16.5, 17 एट दैट टाइम. तो जब फिर मेरे कुछ सहकारी आए जो मेरे हेड्स है, जब जिला प्रमुख थे हर्षल काकड़े वाड़ी के, तो जब वो आए उनके बाद वो लोग ने देखा की चार्जशीट किस चीज़ पे फाईल की आहे. हे तर काही कायदे आहेच नाही, कायदे लागूच शकत नाही. तो वो जो 7-8 का मेरे पे कलम लगाए थे, वो 7-8 में से वहाँ पे एक भी कलम नहीं बचा. एंड तब एट दैट मोमेंट आई रियलाइज व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग द लॉ. And that's why I choose law. And you can see many of the politician, like 80% of politician in India have pursued law, even though they have graduated from engineering or MBBS, still they are pursuing or they go for it. नहीं, आप मतलब जेल गए थे आप? हाँ, मतलब एकदम जेल नहीं, बट यू कैन ना कस्टडी में रखते हैं डराने के लिए. हाँ. Okay, मुझे लगा कि जेल गए हो. नहीं, अभी एज अ लॉ स्टूडेंट आई वुड प्रेफर टू गो इन जेल. नहीं, कैसा एक्सपीरियंस था जेल में रहने का, मतलब बाहर कस्टडी ऐसे? में हाँ. एक्सपीरियंस अच्छा भी था, बुरा भी था. बुरा सीखने इसलिए मिला. था, सीखने में था. एक्सपीरियंस बहुत आया. हाँ. बुरा इसलिए था कि ऐसे लग रहा था कि यार आई शुड हैव नोन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हाउ टू डू द प्रोसीजर, कैसे करते हैं. वरना मैं अच्छे से प्रोसीजर फॉलो करके मारने जाती. दैट इज द थिंग, प्लानिंग करके. वरना, और खुशी इस बात की थी, कोई भी ऐसा नहीं बोल रहा था कि मैंने गलत किया. लोग नहीं बोल रहे थे मैंने गलत किया. एंड आई वॉज हैप्पी टू सी द हैप्पी फेसेस ऑफ दैट गर्ल्स, जिनको एटलीस्ट कॉन्फिडेंट है कि अभी वी आर सेफ. कैसा होता है, हम देखते हैं टीवीज पे पार्लियामेंट में डिबेट्स हो रही है, कोई पॉलिसीज बन रही है, हम देखते हैं कि रोज कुछ महीनों बाद कोई नया कानून आता है, कोई अमेंडमेंट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. मतलब पॉलिटिशियंस ग्राउंड लेवल पे आके किसी जनरल पब्लिक को पकड़ते हैं और पूछते हैं कि भाई हाँ बता तुझे क्या चाहिए, ऐसा, या फिर एटलीस्ट उनको पता होता है कि लोगों को क्या चाहिए, उसके बेसिस पे वो पॉलिसी बनाते हैं या लॉ बनाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इसीलिए वी इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हो, जो एमपीज हो, एमएलएज हो, सबकी सहमति को लेके कोई लॉ, कोई बिल पास्ड होता है. बट रिसेंट टाइम्स में अगर हम देखा जाए, हम देख रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे बिल पास हुए कि जनता को पता ही नहीं कि क्यों पास हुआ है या कब पास हुआ है. लाइक रिसेंट यू कैन सी कांदा निर्यात बंदी का जो हुआ था 2020 में, फार्मर्स वर शॉक्ड. हाँ, अभी भी यू कैन सी जो करंट चल रहा है, चालू है अभी भी. हाँ, फार्मर्स वर शॉक्ड कि अचानक ऐसा कैसे हो गया करके. उनको पता ही नहीं है, पता ही नहीं है, और उनको नेसेसिटी भी नहीं है. फिर भी ऐसा लॉ पास हो रहा है जिससे अपने ही इंडिया के फार्मर्स का नुकसान हो रहा है.
तो तब क्या होता है, तब सुसाइड रेट्स बढ़ते हैं। महाराष्ट्र तो ऑब्वियसली नंबर 1 पे है, हाँ, वर्ल्ड में नंबर 1 तो पे है। अब मुझे यही कहना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो होते हैं, लेकिन जो तुम क्रिशियल सिचुएशंस पे तुम जो डिसीजन ले रहे हो, मतलब बड़े इस पे पैमाने पे, तो आई पर्सनली थिंक कि पीपल्स का वोट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनता ने तुमको बहुत मतलब बहुत ट्रस्ट करके वोट किया है। बराबर तो अगर तुम जनता का विश्वास लेके चलो कोई बिल पास करने में, उनका ओपिनियन लेके चलो, तो आई बेट कि कोई भी मतलब इंडिया विल गो वेरी फार देन, वेरी फार। लेकिन हम लोग 140 करोड़ है, तो सबसे थोड़ा ना पूछते बैठेंगे पॉलिटिशियन, सबसे पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल नहीं है, बट नाउ देयर आर मेनी मीडियम्स लाइक सोशल मीडिया, ट्विटर प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, वी कैन सी कि जो पोल्स होते हैं, जो अभी देख रहे हो, आज तक हो या रिसेंट लोकशाही हो, एबीपी न्यूज, तो ये लोग भी पोल्स डालते हैं। इनके व्यतिरिक्त कुछ ऐसे भी चैनल्स हैं जो फेसबुक तक माध्यम है, मुंबई तक चैनल हो गया, ये लोग भी ऐसे पोल्स डालते हैं। CNN न्यूज़ है, BCN न्यूज़ है, UCN न्यूज़ है। तो इनके पोल्स लोकल बॉडीज को रिप्रेजेंट करते हैं, लोकल पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ऐसे पोल आते हैं। मैंने भी एक पोल पे वोट किया था, CAA के लिए आया था। ओके, वो उस वक्त बहुत चल रहा था, सभी लोगों ने पोल पे साइन किया था कि हाँ हम लोग एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। वो हुआ था, नहीं, सही बात है, सही बात है। देखो अभी हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते लगता है ना सर, मतलब पॉलिटिक्स हो तो कितना पावरफुल इंसान रहता है ना, मतलब पावर होती है। बस क्या लगता है फिर अपने इंडिया में बीइंग, अगर पॉलिटिशियन की बात करें किसी भी फील्ड में, सबसे पावरफुल इंसान कौन होता है पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में, या किंग मेकर जैसे हम किंग लोग में होते हैं, या फिर ऐसा कौन होता है सबसे पावरफुल? who runs the administrative, who works in by building the policy decision making, who is the main authority of administrative, क्योंकि administrative ही ऐसा फंक्शन है जो पूरे देश को चलाने में मदद करता है। तो आई थिंक दैट पॉलिसी डिसीजन मेकर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन इंडिया टिल डेट। यानी इन शॉर्ट बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ इंडिया एंड नहीं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज नॉट मोस्ट पावरफुल पर्सन। उनको भी कुछ रूल्स, कुछ नियमों के अंतर्गत काम करना पड़ता है, और ये जो पूरा एडमिनिस्ट्रेड होके आता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज से आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज का जो हेड है दैट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। उन्होंने अपनी ड्यूटीज ठीक से करनी चाहिए। उन्होंने ऐसे मतलब जिस ऑथोरिटी पे वो बैठे, जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन को उन्होंने पूरा न्याय देना चाहिए, ताकि जनता को भी पता चले कि व्हाट एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी कैन डू टू रन अ कंट्री। यानी IAS ऑफिसर पावरफुल नहीं है, उसकी पोस्ट पावरफुल, उसकी पोस्ट पावरफुल है, यानी PM पावरफुल नहीं, उनकी पोस्ट पावरफुल है। अभी मैं मतलब इन सब पॉलिटिक्स के बारे में आपका इंटरव्यू लेना था, तो कुछ रिसर्च कर रहा था, मुझे एक बड़ा मस्त ने अट्रैक्टिव कोट मिला, आया राम गया राम। मैं ढूंढ रहा था, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है आया राम गया राम, समय भी मेरे पास कम था। बताओ मेरा क्या है ये आया राम गया राम? आया राम गया राम, it is the very funny moment that happened in India. Basically, anti-defection law जिसे हम कहते हैं, I will get over it again. Anti-defection law इस ही केस से आया था। तो आया राम गया राम करके, मतलब there was a chief minister of a state and उनका सरनेम राम था या फिर नेम राम था, ऐसा कुछ है। तो बेसिकली वो उन्होंने क्या किया, सुबह एक पार्टी में थे, जो उनकी खुद की पार्टी थी। दोपहर को उनको लगा कि नहीं, आई वांट टू गो एंड चेंज द पार्टी, दे गेम इनटू अनदर पार्टी। फिर शाम को उनका मूड स्विंग हो गया शाम को उनका मूड स्विंग हो गया और फिर वो वापस अपने पार्टी में आ गए। यानी मंत्री जी ऐसे पार्टी बता जैसे लोग कपड़े बदलते हैं, एंड दिस इज हैपनिंग एक्चुअली। तो इसलिए इट वाज लाइक आया राम एंड गया राम। ओके, तो ये वहां से आया है। यानी राम अभी सुबह आए और दूसरी पार्टी में चले गए और मंत्री जी वापस आ गए। एक और फ्रेज आया मेरे मतलब ध्यान में स्टडी रिसर्च करते हुए कि पॉलिटिशियंस आर ट्रेडर्स, वो ट्रेड करते हैं फॉल्स प्रोमिसेस को इन अगेंस्ट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इनोसेंट पीपल। सही है? हाँ, यानी पॉलिटिशियंस आर बिजनेसमैन। Not all politicians are businessmen, but some of the politicians have made politics a business. तुम्ही बघत असाल, आता इतके जुमले झाले आहेत 2014च्या इलेक्शनमध्ये, तुमको भी पता होगा कि मतलब इतके सारे वादे किए थे उन लोगों ने, इतना कुछ कि सिलेंडरचे भाव काय होईल, सिलेंडरचे भाव तेव्हा 400 रुपये होते, 1100 झाले, त्यावरून डबल वाढवलेत।
त्यांनी म्हटलं होतं की सगळ्यांच्या खात्यावर एक डिसेंट अमाऊंट जमा होईल. कुठे गेले ते अमाउंट, कुठे गेले? ऐसे आई कैन टेल यू अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल्स जो फॉल्स प्रोमिसेस के नाम पे दिए. एंड आई एम वेरी, इट इज़ वेरी सैड फॉर इंडिया कि पार्लियामेंट में बैठ के दैट लीडर, ही इज़ द BJP's prominent leader, Honorable Amit Shah, he himself have stated की यार उन्होंने कहा था की निवडणुकीच्या पहिले जे आम्ही बोलतो ते सगळे जुमले असतात. अँड यू नो दॅट इज द बेसिक थिंग फॉर इलेक्शन कॅम्पेनिंग. एंड दैट इज वेरी सैड टू हियर कि तुम खुद कबूल कर रहे हो कि जो हमने प्रोमिसेस किए हैं वो वादे करने पड़ते हैं, उसको पूरा करना इज नॉट इम्पोर्टेंट. जरूरी नहीं है. जरूरी नहीं है. तभी मैं सोचूं मेरे घर का रास्ता क्यों नहीं बन रहा मेरे घर के सामने का. राइट. यानी हर नेता बोलता है, जैसे मेरे फादर देखते रहते हैं और ये सारी चीज़ें मैंने भी देखा है. 5 साल पहले एक नेता आता है, आज से 5 साल पहले उन्होंने बोला होगा कि मैं बनाऊंगा रास्ता, फिर उनका हो जाता टाइम पीरियड, रास्ता बना नहीं, फिर वापस आते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं रास्ता बनाऊंगा दूसरा, फिर हम दूसरे को वोट देते हैं, वो भी जीत जाता है, वो भी नहीं बनाता. हाँ, मिली भगत है ना. हाँ, तो मिली भगत है. कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों पार्टी फिक्स करके रखते हैं कि 5 वर्ष तुम ही रहा, 5 वर्ष में रहा, तो और ऐसा ही चलता है और जनता लड़ती रहती है. और कभी कभी ऐसा होता है वो कि वो जानबूझ के नहीं करते हैं वो काम, वो रोड नहीं बनाते, और कभी बना भी लिया तो यू कैन सी कि वो हाफ कंस्ट्रक्शन होता है. फिर पाईप खोद देते हैं. हाँ, पाईप डालने के लिए. जसे आप सगळं की सिमेंटीकरणचं जर बिल पास झालंय ते डांबरीकरण करून ठेवतात. मग इलेक्शन झाल्यावर म्हणतात की इलेक्शन के टाइम पे नाही आम्ही आता सिमेंटीकरण करू. सिमेंटीकरण करायच्या याच्यात ते डांबरीकरण पण फोडतात आणि मग 5 वर्षानंतर परत म्हणतात की आम्ही डांबरीकरण फोडलं, आता आम्ही परत सिमेंटीकरण करू. तो दिस इज ऑल द स्ट्रॅटेजी ऑफ विनिंग द पॉलिटिकल इलेक्शंस ओनली. यानी अगले इलेक्शंस के लिए कुछ सामान छोड़ना पड़ता है अभी से. हाँ, कि अरे सब कर दी अगर आज, तो फिर अगली बार क्या बोलेंगे हम लोगों को कि अब क्या करा के. वेरी डिसेंट पर्सनैलिटीज आई हैव सीन कि उन्होंने अपने शब्दों को पाला है. वन ऑफ दोज आई कैन सी द बेस्ट मैन इन बिल्डिंग दिस can be the BJP's most prominent leader whom we all respect, Honorable Nitin Gadkari ji. I respect his position, I respect his thinking, I respect his personality कि उन्होंने पहली बार अपने इंडिया में ऐसा हुआ है कि त्यांनी रस्त्यासाठी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है. रोज 40 किलोमीटर की रफ्तार से रोड बन रहा है. एंड आई एम वेरी प्राउड कि आई लिव इन नागपुर सिटी, दैट आई लिव इन नागपुर रीजन, जहाँ से वो आया है. हेड्स ऑफ करना पड़ेगा ऐसे पॉलिटिशियंस को जो सच में इस लेवल पे जाकर जो है काम करते हैं. जैसे मान लीजिए कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपका एक पॉलिटिकल व्यू है, मैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, मान के चलते हैं, और मेरा कुछ और पॉलिटिकल व्यू है. तो ऐसा तो हमारे बीच में तो नहीं हुआ कि हमारी दोस्ती खराब हो जाए, बट कभी ऐसा होता है क्या कि दो फ्रेंड्स के बीच में उनके पॉलिटिकल व्यू अलग होने के कारण उनकी दोस्ती ब्रेक हो गई हो या टूट गई हो? दोस्ती ब्रेक तो नहीं हुई आज तक केस में नहीं. लेकिन पॉलिटिकल थिंकिंग में जो डिफरन्स है वो हुआ है. इसीलिए एक फ्रेज आहे की मतभेद झाले तरी चालेल पण मनभेद होऊ देऊ नका. मनभेद नाही. हां, तर मतभेद अशा प्रकारे होतं, म्हणजे राजकारणात मतभेद होत असतात, कोणाचे नाही होत, बऱ्याच जणांचे होतात. माझ्याच आणि माझ्या कधी कधी अपोजिशन पार्टीमध्ये तो ते राहतेच मतभेद. पण मतभेद असणं खूप चांगलं आहे आणि असायलाच पाहिजे, कारण जोपर्यंत तुमचे मतभेद नाही होणार तोपर्यंत चेंज नाही येणार सोसायटीमध्ये. पण मनभेद कधी आणू नका, कारण तुमचे मतभेद आहे तर जिथे मतभेद आले ना, म्हणजे ते खूप समजदार व्यक्ती ते स्टडी करून बोलतात. और स्टडीज पीपल पॉलिटिक्स में होने चाहिए. पण मनभेद कधी आले नाही पाहिजे, कारण आपण विसरला नाही पाहिजे की आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाला रिप्रेझेंट नाही करताय, तरी आपण सगळे भारताचे नागरिक आहोत. आणि ॲज अ भारताचे नागरिक अवर थिंकिंग माइट बी डिफरेंट, बट वी कैन से कि जो रहन सहन है, जो दोस्ती है, जो रिलेशन है, वी आर बाउंड टू कीप आवर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर नो मैटर व्हाट द पॉलिटिकल पार्टीज आर. एंड वो नियम हमेशा रहना चाहिए. और मेरे केस में ऐसा ही हुआ है, नो मैटर अपोजिशन पार्टी, नो मैटर माई सेल्फ, माई पार्टी और आवर पार्टी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरा झगड़ा हुआ या किसी से दोस्ती टूट गई सिर्फ किसी एक टॉपिक को डिस्कशन में रह के. बिल्कुल नहीं. कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि बस लग रहा है कि अरे यार ये नहीं बोला था, अब दोस्ती टूट जाएगी, अब टूट जाए, थ्रेशोल्ड पे आ गए एकदम? हाँ, ऐसा हुआ है. मोस्ट ऐसा हुआ है मेरे साथ एक्चुअली. 4-5 दिन तक बात नहीं हुई है, लेकिन यू नो जैसे जैसे वो टॉपिक स्किप हो जाता है, नया टॉपिक आता है, नए डिस्कशंस होते हैं, तो हम भूल जाते हैं. थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी पड़ती है. दैट इज वाई इट इज सेड दैट पॉलिटिक्स इज द प्लेस फॉर मैच्योर पीपल्स. एक और क्वेश्चन ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं आपके लिए. मान लो
कि आपके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग है आपके गुरु से, आपके गुरु के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और आपके एकदम क्लैश कर रहे हैं, ओके तो क्या करोगे आप? मतलब अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करोगे या अपने गुरु के पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की कोशिश करोगे? गुरु हा सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम स्तरावर असतो. बरं. ठीक आहे. ते असतं ना की गुरुने जे म्हटलं तो आदेश पाळावाच लागते. पत्थर की लकीर. हां बराबर. पत्थर की लकीर ते असतं ना, काळ्या दगडावरची भगवी रेष. हां. तसंच गुरूंचं असते. गुरुचा शब्द पण आमच्यासाठी तितकाच महत्त्वाचा पाळावं आहे. लागतं. जर मी माझ्या गुरूंचं असं बघितलं ना, हम्म. फिलहाल तो स्कूल म्हणून माझ्यासाठी गुरु स्कूल में पढ़ाते हैं, तो स्कूल मेरे लिए शिवसेना है. गुरु मेरे लिए सबसे प्रोमिनेंट जो प्रिंसिपल हमारे रह चुके हैं, या हम बोल सकते हैं डीन ऑफ द डिपार्टमेंट, Yes, वो रह चुके हैं हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे. जी. और उनके बाद जो अभी हमारे गुरु है वो है उद्धव बाला साहेब ठाकरे. तो माननीय श्री उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये मेरे गुरु है. तो अभी कैसा होता है, कभी कभी ऐसे बहुत सारे ऐसे पास भी हो जाते हैं कि उद्धव साहब या आदित्य साहब कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिससे जो अपने को पटता नहीं है. शायद नहीं पटता हो उस मोमेंट पे. लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, एज द स्टूडेंट ऑफ द टीचर, एज द स्टूडेंट ऑफ द गुरु, we should know that he is very well more educated, very well more experienced and very well more knowledgeable. अगर ऐसे ध्यान में रखे कि गुरु ने ये बताया, गुरु ने आदेश दिया, कुछ सोच के बोला होगा. तो कुछ सोच के बोलाऊंगा. उनको अपोज करने से अच्छा वी शुड गो अँड मीट देम, टॉक टू देम, Yes. सेड की मला असं असं वाटतं इथे, का बरं असं, अँड उनको समझने की कोशिश करो. उनकी सोच कभी ना बदलो. यू आर नॉट मोर पावरफुल देन योर टीचर दैट यू विल चेंज द थिंकिंग ऑफ देम. Yes. कभी भी सामने वाले को समझो, परखो एंड खुद समझ लो कि क्या चल रहा है. और फिर भी नहीं हो रहा तो जस्ट मूव असाइड, स्टेप असाइड फॉर वन स्टेप बैक, टेक वन स्टेप बैक. कोई दिक्कत नहीं होती है. हमारा रिलीजन, हमारा धर्म, हमारा पर्सनल थिंग होता है. क्या आपको भी लगता है कि सच में पॉलिटिक्स भी एक पर्सनल चीज है? नहीं, Okay. धर्म पर्सनल थिंग होता है और पर्सनल रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए, इट्स देयर चॉइस. मुझे तो लगता है कि सबने गर्व से करना चाहिए कि हाँ मैं हिंदू हूँ, हम्म. या फिर हाँ मैं बुद्धिस्ट हूँ, हाँ मैं जैन हूँ, हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ, या हाँ मैं मुसलमान हूँ. ये सबने गर्व से कहना चाहिए. वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर कास्ट रिलीजन, क्योंकि इंडिया इज अ डाइवर्सिटी ऑफ वेरी डिफरेंट कल्चरल एंड रिलीजियस प्लेसेस एंड पीपल्स. तो ऐसे में निजी मामला का पता नहीं, पर पॉलिटिक्स के जो विचार है वो निजी नहीं होने चाहिए. क्योंकि इट अफेक्ट्स सोसाइटी. सोसाइटी. पॉलिटिक्स में लोग क्यों आते हैं? पीपल को रिप्रेजेंट करने के लिए. फॉर द पीपल. फॉर द पीपल, वो है ना, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. तो पॉलिटिक्स में जब अगर आ रहे हो तो उसको निजी मामला ना रखो तो बेटर है. खुल के बात करो, जनता का कॉल लो, जनता के साथ मिलके स्टैंड लो और आगे बढ़ो. सीधी बात. सही बात है. अभी जेनजीज या कह लो अमृत पीढ़ी के बारे में बड़ी बातें होती हैं कि ये आने वाला फ्यूचर है इंडिया का. लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ लोग को छोड़ के, लाइक हम दो या बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स उनको छोड़ दिया जाए, तो कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब जेनजीज वगैरह हैं या जो अमृत काल के पीढ़ी के जो लोग हैं, वो जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखता है अपने पास. तो क्या वो खुद का लॉस करवा रहे हैं? एब्सोल्युटली लॉस करवा रहे हैं. सुन लो, लॉस करवा रहे हैं तुम लोग. हां, नाही करवा रहे हैं. जर तुम्ही बघाल ना, तर आत्ताच्या परिस्थितीत जर राजकारणात बघाल, तर आपण जेव्हा मतदान करायला जातो तर 40% पेक्षा जास्त मतदार आपली युवा पिढी आहे. इंडिया इज अ यूथ कंट्री. इंडिया इज अ यूथ कंट्री और मुझे लगता है कि 60% ऑफ द पीपल आर यूथ, जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो वर्किंग इंक्लूडिंग वर्किंग पॉपुलेशन. Yes. तो अगर ऐसे सेक्टर में जो अपने जेनसी है वो भी अगर 25 to 30% आहे, मतदार यादीत त्यांचं नाव आहे, आणि ते मतदान करायला फक्त नावासाठी जातात किंवा कोणता आमिष दाखवून जातात, चुकीचं आहे. त्यांना कळायला पाहिजे की राजकारणात काय सुरू आहे, काय घडामोडी आहे. मला अक्षरशः वाईट वाटतंय की त्या दिवशी मी NITच्या एका मुलाला भेटली, तर त्याचा मला भेटली, तो असंच मिळाला मला. तो मला बोलला की ताई तुमचं काम वगैरे बघतो मी, मला ना एक मदत पाहिजे होती. तुम्ही शिवसेनेचे आहात ना, तुम्ही एकनाथ शिंदेंना बोलवून द्याल का? उस बिचारे को पता नहीं है कि क्या हुआ है. तर मी त्याला म्हटलं, बाळा तुला माहिती आहे ना की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाची आहे, एकनाथ शिंदेची नाही. पण एकनाथ शिंदे तर शिवसेनेचेच आहेत ना. तो बेसिकली यूथ ऑफ दिस कंट्री डोंट नो व्हॉट इज गोइंग इन पॉलिटिक्स. तो मैं सोच रही थी की एक मुलगा असा निघालेला आहे आपल्या नागपुरात, असे किती युवा पिढी असेल ज्याला माहीतच नाही की महाराष्ट्रात गट बनलेले आहेत. अभी आई एम लाइक वेरी कन्फ्यूज की इलेक्शन जब आएंगे
तो नेमकं कोणाला वोट करणार आहे आपली युवा पिढी. आणि खरं तर मला असं वाटतंय की या इलेक्शनमध्ये सगळ्यात कमी वोटिंग होईल. अरे बाप सगळ्यात कमी वोटिंग और सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट वोटिंग होंगी, मतलब जो रिजेक्ट किए जाएंगे ऐसे वोटिंग्स होंगे, क्योंकि लोग कंफ्यूज्ड है क्या चल रहा है क्या नहीं. इन्फॉर्मेशन नहीं है. इन्फॉर्मेशन नहीं. युवा पीढ़ी को तो कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है. त्यांना काय है, फक्त जेनजी का बताती क्या है. जेनजी को क्या मतलब है, पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, मेरे कैंटीन. असाइनमेंट्स है, मेरा ये है असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सबमिट करना है, प्रोजेक्ट है, ये दे रीजन ही बताते हैं, किसी को भी पूछ लो. कैंटीन में बैठना है, हाँ, बट सैटरडे संडे वीकेंड्स हो, डैबो नहीं जाएंगे तो हमारा दिन ही नहीं बनता. सैटरडे संडे वीकेंड्स हो, टीडीएस नहीं जाएंगे तो दिन ही नहीं बनता. हाँ. तो वही है कि तुम ये डैबो टीडीएस से थोड़ा अगर बाहर निकले, नॉट ऑल वीकडेज आई एम सेइंग, और अगर वीकेंड्स में अगर जेनजी ने थोड़ा न्यूज चैनल्स पे फोकस किया या थोड़ी हम जैसे चर्चा कर ले, आम चर्चा, आम चर्चा कर ले, ये देख ले, यूट्यूब के पॉडकास्ट देख ले ना. नॉट एट ऑल यूट्यूब का अगर मैं बोलूँ तो भी, अगर ये जेनजी ने ऐसे कुछ प्लेसेस विजिट किए जो हिस्टोरी बताता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से पास में अभी नागपुर के यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस आहे. लाईक सब बोलते हैं की मराठवाड्यामध्ये आपल्या महाराजांचे खूप गड किल्ले आहे वगैरे आहे, पण तुम्ही कमी लेखू नका, आपल्याला नागपुरात पण शिकायला खूप काय आहे. तुम्ही रामटेकच्या गड मंदिरात जा, तुम्ही त्याचा हिस्ट्री काढा. आणि मी खरं सांगते की आपल्या नागपुरात असे महान व्यक्ती होऊन गेलेले आहे, खूप जण असे झालेले आहे. मी असं नाही म्हणत की फक्त माझ्या पक्षाचा विचार करा. माझं म्हणणं आहे प्रत्येक युवकांनी राजकारणात उतरलंच पाहिजे, 100% उतरलं पाहिजे. काय म्हणते तर पॉलिटिकल पार्टीचं मी बाइंडिंग नाही ठेवत आहे कोणत्याही पार्टीत. अरे तुम्हाला बीजेपी आवडते ना, जाऊन वाचा RSSची हिस्ट्री, जाऊन वाचा बीजेपी कसं आलं. तुम्हाला शिवसेना आवडते, जाऊन वाचा की किती मेहनत घेतली आहे आपले हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंनी, किती मेहनत घेतली आहे राव ठाकरेंनी. तुमको अगर वंचित बहुजन आघाडी बघायची, तुम्ही आंबेडकरांना वाचा. खरं तर म्हणजे इतकं काही शिकण्यासारखं आहे, पण जेनझी ते लॅक करत आहे त्याचं, आणि त्याच्यामुळे ते खूप नुकसान करून घेत आहे, स्वतःचंच नाही तर समोरच्या येणाऱ्या पिढीचं पण, फ्युचर जनरेशनचं पण. आज ते स्वतः शिकत नाही आहे, समोरच्या पिढीला, समोरच्या आपल्या मुला बाळांना ते काय शिकवणार याचा अंदाज आपण घेतला पाहिजे. बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं जाते हैं और थोड़े कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स की तरफ जाते हैं, ऐसा देखा गया नोशन है वो इंडिया में. अगर हम हिस्ट्री से बात करें तो है. पॉलिटिक्स मध्ये जास्त शिकलेले लोक याच्यासाठी नाही जात कारण ते जास्त शिकलेले आहे. समझा नहीं. मतलब बताते, एजुकेटेड पीपल्स नेवर कम इनटू पॉलिटिक्स बिकॉज दे आर एजुकेटेड. यानी गधों का काम है. नहीं सॉरी मेरा बोलने का मीनिंग वो नहीं है. ये सब लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स गधों का काम है क्या. तो इसके ऊपर ये है की जास्त शिकलेले लोक जे असतात ना ते पॉलिटिक्समध्ये येऊ शकत नाही. ते प्रयत्न करतात राजकारणात यायचा, पण असे लोक समोर जाऊन नेते नाही बनत, ते पॉलिटिकल थिंकर्स बनतात, ते ॲडवायझर बनतात, लीगल ॲडवायझर, पॉलिटिकल ॲडवायझरीमध्ये जातात, सोशल थिंकर. और उनकी जो मतलब थिंकिंग रहती है इट इज ऑन नेशनल लेवल पे रहती है बहुत ज़्यादा. जो एडिटोरियल का पेज आता है उसमें पूरा वो लोग रहते हैं. बरोबर आहे. पण खरं तर अशा लोकांची आपल्याला राजकारणात गरज आहे, पण ते लोक कसे आहेत, जास्त शिकल्यामुळे त्यांचे एथिक्स आहेत, ते रूल्स फॉलो करतात. आणि राजकारण मीन्स पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट फॉलोइंग द रूल्स, इट इज अबाउट ब्रेकिंग द रूल्स. ब्रेकिंग द रूल्स इन नॉट द बैड वे, ब्रेकिंग द रूल्स क्योंकि हक के लिए कभी कभी कायदे का भी उल्लंघन करना पड़ता है और हक के लिए कभी कभी जेल में भी जाके वापस आना पड़ता है. अभी हम सब देख रहे हैं कि मतलब अभी कुछ सालों से ये हम लोग यूथ है तो हमको सुनाई में आता है ये कि जो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, या AMU या फिर DU, यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स और जो स्टूडेंट यूनियन है लाइक ABVP या युवा सेना कह सकते हैं, या फिर NUSI जो है, ठीक है, और SFI है, ये सब जो है, ये मतलब इसकी ज़रूरत क्या है. तो बेसिकली द थिंग इज कि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिक्स होते हैं, जैसे आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी JNU हो गया, तो इनकी पॉलिटिक्स इज अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. दे आर बियॉन्ड आवर लोकल पॉलिटिक्स. और जो आप देख रहे हैं ABVP, NSUI या युवा सेना भी ले लो, ये यूथ सेक्टर पॉलिटिक्स है. यहाँ पे अपने बच्चे, मतलब युवा पीढ़ी जो ग्राउंड से निखरे हुए हैं, ऐसे बच्चे अपने पॉलिटिक्स में आते हैं.
यू कैन सी JNU हो गया या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, वहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं उसके देते हैं. और अपने बच्चे अपन देख लो, यहाँ पे किसी को कुछ पढ़ाया नाही जाता. दादाने म्हटलं ना झेंडा हातात पकडून निघायचा म्हणजे निघायचं. त्यांना माहीतच नाही राहत खरं तर की मुद्दा काय आहे. तर ABVP, NSUI, युवा सेना, दिस ऑल इज वेरी गुड ब्रांचेस दैट आई एम वेरी हैप्पी कि अपने महाराष्ट्र में ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे यूथ इन पॉलिटिक्स हो रहा है. लेकिन अगर सही मायने में देखा जाए तो इनको भी पढ़ाई करने की बहुत ज़रूरत है, स्टडी करने की बहुत ज़रूरत है. मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल दूंगी कि पहले इतनी जानकारी नहीं थी यूथ सेक्टर की. यूनिवर्सिटीज़ में अगर देखा जाए तो मोस्टली ABVP हो, NSUI हो, युवा सेना हो, इनका मेन रोल है कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के मुद्दे उठा के लेके जाए. मेरा भी पहले इतना नहीं था इन्वॉल्वमेंट, आई वॉजंट नोइंग अबाउट दिस. लेकिन जैसे जैसे आई स्टडीड, आई रिसर्च, वैसे वैसे मुझे पता चला कि युवाओं को विद्यापीठ में भाग लेना चाहिए. युवाओं का बहुत बड़ा रोल है विद्यापीठ में. तो आई विल जस्ट से कि यूथ इन पॉलिटिक्स जो बोल रहे हैं अपन की ABVP, NSUI, वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यूथ टू कम इन टू पॉलिटिक्स. बट स्टडी इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है और उसको आगे बढ़ाना इंपॉर्टेंट है. कोई एग्जाम्पल दीजिए ना, कोई ऐसी कहानी जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, आपको कुछ बताना हो ऐसा कुछ. हां, बघा कसं आहे ना, युवांचं कसं आहे, आजकालच्या युवांचं लक्ष नाही आहे पहिले काय सुरू आहे. तुमचं रिसेंट बघाल आता तर नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू हो, जे चेंज झाले आता, सस्पेंड झालेले आहेत. नवीन आलेत. मी गोंडवाना युनिव्हर्सिटीचे. हां, गोंडवाना युनिव्हर्सिटीतून तुम्ही बघाल त्यामध्ये लोकमत टाइम्स असो किंवा कोणती पण न्यूज चॅनल असो, त्यांनी रिझन स्टेट नाही केलं की का बरं सस्पेंड झाले. मला सांगा, एकही युवाला वाटलं नाही का की जे कुलगुरू मागच्या 4 वर्षापासनं तुमच्या सर्वांचं मॅनेजमेंट करतोय, आज तो सस्पेंड झालेला, आज ते सस्पेंड झाले. ठीक आहे, आय कॅन सी कि देयर वॉज द एग्जाम प्रॉब्लेम, बहुत दिक्कत आहे. बॅक लागायचे सगळ्या मुलांचे, अभ्यास करून पण आणि रिव्हॅल्युएशन मध्ये निघायचं. त्यामध्ये कुलगुरूंचा दोष नाही आहे ना, त्यामध्ये एक्झाम डिपार्टमेंटवाल्यांचा दोष आहे. ठीक आहे, एक्झाम डिपार्टमेंटवाल्यांनी जर त्यांचं काम व्यवस्थित केलं तर कुलगुरूंकडे पण, तरी कुलगुरूंचं कसं आहे तुम्ही बघाल आजपर्यंत त्याच्यात नागपूर विद्यापीठमध्ये जे कुलगुरू राहून चुकले आपले डॉक्टर सुभाष चौधरी सर, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ की तुम्ही विद्यापीठात गेले आणि त्यांनी तुम्हाला आत नाही घेतला, की तुम्हाला म्हटलं की सर बोलू शकत नाही? त्यांनी प्रत्येक एक बार हुआ है, हमारा फीस का कुछ इशू था. ओके, उनकी भी कुछ बहुत सारी मीटिंग्स होती है लाइक. हाँ, ओके, तो माइट बी दे आर बिझी, बट ते ऐकून घेतात काय समस्या आहे, सुन लेते हैं. ठीक आहे. ते डिफरंट पार्ट आहे, त्यांना सस्पेंड केलं, काही स्कॅम्स असेल काही असेल तो डिफरंट पार्ट आहे. अँड वी डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट ॲज अ स्टुडंट. बट ॲज अ स्टुडंट वी शुड बी कन्सर्न अबाउट वॉट, की जे नवीन व्हाईस चान्सलर, जे नवीन कुलगुरू आपल्या विद्यापीठाला लाभले आहे ते कोण आहेत. आता तुम्हाला माहिती नसेल तर गोंडवाना विद्यापीठाचे जे कुलगुरू ज्यांना चार्ज दिलाय नागपूर विद्यापीठाचा, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराची केस सुरू आहे. महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात छोटं विद्यापीठ आहे गोंडवाना विद्यापीठ. त्यांच्या कुलगुरूंचा सगळ्यात मोठं विद्यापीठ म्हणजे नागपूर विद्यापीठाला चार्ज दिला आहे, ज्यांची ऑलरेडी कोर्टात केस चालू है. द केस वॉज इन द मैटर कि 33% ऑफ रिजर्वेशन विमेन्स को मिलना है किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, लाइक 17 के 21 सीट्स थे कि विमेन को मिलने चाहिए. 150 एप्लीकेशंस गए थे विमेन की तरफ से, बट देयर इज नो सिंगल विमेन हायर्ड इन देयर यूनिवर्सिटी. तो उसके ऊपर केस चल रहा है. तो बेसिकली तुम्ही जुन्या कुलगुरूंना काढला, आम्हाला काही म्हणणं नाही, पण तुम्ही जे नवीन कुलगुरू बसवले ते कोणत्या बेसिसवर, काय त्यांची हिस्ट्री बघून बसवले, हे आजच्या युवा पिढीला प्रश्न पडत नाहीये. मी जेव्हा वर्गात जाते माझ्या क्लास, आय एम अ स्टुडंट, आय एम पर्स्युइंग लॉ, मी जेव्हा क्लासमध्ये जाऊन म्हणते की यार तुम्हाला माहिती आहे असंच आहे, सगळे काय करायचं आहे अपूर्वा, जाऊ दे ना, आपल्याला क्लासेसचे मतलब मार्क्स, इंटरनल मार्क्स भेटले ना बस झालं. अरे पण तुमच्या भविष्याचं हे होत आहे, मला सांगा मग रिव्हॅल्युएशनच्या दिवशी का रडता? सही बात है. एक्चुअली हमारे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मैं तो फेल नहीं हुआ था, मेरे कई सारे फ्रेंड्स का बैक लग गया. ओके. और जब उन्होंने रिवैल्यूएट किया तो वो क्लियर हो गए, लेकिन उसके पीछे क्या होता है, रिवैल्यूएशन को बहुत टाइम लगा देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, और उनको बोलते हैं कि फिर से फीस भरो और आप री एग्जाम भी दो. यानी वो बच्चा फंसा हुआ है कि री एग्जाम दे की इव्हॅल्युएशन के लिए रुके. तुम्ही बघाल ना, रिव्हॅल्युएशनला आपण जितके पण पेपर टाकतो 100% पैकी
60% लोकांचे बॅक लागलेले आहेत. हो 60% लोकांपैकी 40% लोकांचे रिव्हॅल्युएशनमध्ये पेपर होऊन क्लिअर होऊन जातात. बरोबर आहे. तुम्ही कसे पेपर तपासणीवाले ठेवलेले आहे तिथे? हा प्रश्न युवकांना पडला पाहिजे. बरोबर आहे. विचारत नाही जाऊन काय भीती आहे तुम्हाला? अरे लोकशाही आहे जीवनराज, ठीक आहे, नाही आहे आता सध्या तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे, पण युवांची थोडी तर लोकशाही आहे, आपण तर जपायला पाहिजे. आपलीच युनिव्हर्सिटी आपलीच युनिव्हर्सिटी, आपण विचारू शकतो. बरोबर. मुलं हेच विचारायला जात नाही तर कुलगुरू नवीन का बरं यांना ठेवलं हे विचारायला का जाणार, हा मला भाग पडतो. आणि कुठेतरी असं मनाला खंत आहे की या गोष्टीमुळे नागपूर विद्यापीठाचा जो रँक आतापर्यंत सिम्बॉयसिसला 50 वर्ष झाले, पण नागपूर विद्यापीठाला 100 वर्ष झालेले, तरी आपली नागपूर विद्यापीठ 127व्या नंबरवर आहे. सिम्बॉयसिस खूप समोर आहे. आय गेस 1 to 50 के बीच में है. NIRF रँकिंग जो है ते 1 to 50च्या मधात आहे. आणि असं असताना जर नागपूर विद्यापीठ आपल्याला वाढवायचं असेल तर जितके पण शाळा कॉलेजेस नागपूर विद्यापीठाच्या अंतर्गत येतात तिथल्या मुलांना, तिथल्या युवकांना जाणीव असली पाहिजे आपल्या प्रश्नांची, आपल्या सगळ्या काय म्हणते क्वेश्चनरीजची, की आपण कोणते मुद्दे कुठे मांडू शकतो. करना पडेगा कुछ अभी. करना पड़ेगा, लाइक वी हैव टू डू इट फॉर आवर, नॉट फॉर अस बट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. चलो थोड़े से आपसे मतलब ऐसे पर्सनल टाइप क्वेश्चन पूछते हैं. कभी पॉलिटिक्स वाले आपके सिनेरियो में लाइफ में कभी ऐसा कोई मोमेंट आया कि आप बहुत खतरनाक डर गए थे, या अगर नहीं आया हो तब कभी आपको किसी चीज़ का डर है? खतरनाक डर गए थे, आई डोंट रिमेम्बर ऐसा कोई इंसिडेंट कि मैं बहुत डर गई थी ऐसा कुछ, बट एक थ्रेटन हुआ था, लाइक नॉट फॉर ऐसा कि बहुत डर गई थी, बट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, फॉर फ्रैक्शन ऑफ आवर्स में डर गई थी. सीनेट इलेक्शंस चल रहे थे, एज यू ऑल नो कि हाँ यूनिवर्सिटीज में सीनेट इलेक्शंस होते हैं. हाँ हाँ. एंड सीनेट इलेक्शन का जो कारभार संभालने दिया था वो मुझे दिया था, लाइक रिप्रेजेंटेटिव. मैंने आप पूरा ऑर्गेनाइज कर रही थी वो इलेक्शन को. ओके. तो बिटवीन रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, लास्ट के कुछ 15 to 30 डेज बचे थे, एंड आई मेट विद अ वेरी बैड एक्सीडेंट. रोड एक्सीडेंट. मेरी लिगामेंट इंजर हो गई. आपके पैर कुछ. हाँ, आई गॉट अनकॉन्शियस एंड सम ऑफ देम मैनेज टू टुक मी टू हॉस्पिटल. व्हेन आई वोक अप द डॉक्टर केम विथ एक्सरे अँड दे सेड की तू आता चालू नाही शकणार, तुझ्या घुटण्याची लिगामेंट खूप इंजर्ड झालेली आहे. लाइफ टाइम. तो चल के है अभी. हाँ, मैं दैट्स आई एम टेलिंग. व्हील चेयर दी थी उन लोगों ने मुझे. ओके. तो उस मोमेंट पे यू नो किसी का ये ख्याल आता है की यार मम्मी काय म्हणेल ॲक्सिडेंट झाला, किंवा हे होत आहे की कॉलेजमध्ये काय कशी जाईल मी आता, किंवा हे होत आहे की मी आता चालेल कशी. माझ्या डोक्यामध्ये तेव्हा काय आलं की यार रजिस्ट्रेशन कधी करणार मी, 15 दिवस बाकी आहे, निवडणुका डोक्यावर आहे. म्हणजे खरं तर मी माझ्या म्हणजे स्वतःला पूर्ण झोकून टाकलेलं आहे. म्हणजे राजकारणात, समाजकारणात इतकं झोकून टाकलेलं आहे. यानी अपने पैर की नहीं पड़ी है पर वो रजिस्ट्रेशन की पड़ी. मेरे को डर इस बात का लगा कि जर मी उठू नाही शकली, सीनेट के इलेक्शन का क्या होगा? सीनेट के इलेक्शन का काय नाही, जर मी उठू नाही शकली तर माझा आवाज जो आता तुमच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे, तो आवाज मी पोहोचवूच शकली नसती. कारण पाय नीव असते, घराची नीव पण जे आपण म्हणतो ना ते बेस असतो. जर बेसच नाही राहिला ना तर शरीराचा काही अर्थ नाही राहत. तर तेव्हा मी खूप घाबरली होती. पण आय एम व्हेरी मच फॉर्च्युनेट की युवा सेना हे माझा जो परिवार आहे, या परिवाराने मला त्यावेळेस असं असते की कोणी घरी पाठवून दिलं असतं की नाही आईवडिलांकडे जा, हे कर. मला माझ्या युवासेना परिवारांनी इतकं चांगल्याने ट्रीट केलं. व्हीलचेअर उचलायला 4 जण, आणि म्हणजे एकदम फॅमिली टाइप ट्रीटमेंट. या तो इट्स लाइक कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए कि कभी लगा भी कि आता काय करूँ, समोर भीती आली, पण उसको फेस करने की शक्ति मुझे अपने परिवार से मिली. हाँ, परिवार से मिले. कभी ऐसा हुआ कि बड़ा गिल्टी फील हुआ आपके इस पॉलिटिकल लाइफ में? कुछ ऐसा इवेंट हो गया होगा, ऐसा कुछ गिल्टी कि भाई यार क्या हो गया, ये नहीं करना चाहिए था? हाँ, एक टाइम की बात है, मुझे 1 साल भी नहीं हुआ था पॉलिटिक्स में तब. 2019-18. हां, 2020-21. तर तेव्हा काय झालं होतं, मी रात्री झोपलेली आणि मग 3-4 दिवस कंटिन्यू माझे हे होते कार्यक्रम होते. तेव्हा आम्ही शाखा उद्घाटन चालू होतं, आणि तेव्हा शाखा उद्घाटन ग्रामीण भागात आमचं सुरू होतं.
तेव्हा कंटिन्यू कामं सुरू होते. त्या कामं सुरू असतानाच्या मधात काय झालं, 3-4 दिवसानंतर मी घरी परतली. मला मम्मी बोलली की बेटा आज ना आराम करतो, आज काय ना खूप थकून आलेली आहे, 3-4 काम झालंय. दिवसापासून झोप नाही झाली, फोन चुपचाप हर जैसी पेरेंट्स बिहेव करते की फोन चुपचाप बाजूला ठेवायचा, फोन सायलेंटवर ठेवायचा आणि झोपायचं. बरोबर. बिलकुल माझी तीच Typical तयारी होती. टिपिकल इंडियन फॅमिली ये होता है. फोन सायलेंटवर केला, ती माझी सर्वात मोठी चूक. पहिली गोष्ट, ओके. फोन सायलेंटवर करून ठेवला, छान झोप झाली माझी. सकाळी मी पहाटे 6-7च्या दरम्यान उठली मॉर्निंग वॉकसाठी. मी बघितला पहिले फोन, कारण सगळ्यात पहिले आपली युवकांची प्रॉब्लेम आहे, सगळं काही सोडून आपण पहिले बाजूला ठेवलेला फोन बघतो की काय कुठे गेला. तर फोन बघितले तर देअर वर मोर दॅन 17 मिस कॉल फ्रॉम अननोन नंबर्स. 17. आणि काही अलग अलग डिफरंट नंबर्स पण होते. मला बसला धक्का, अननोन नंबर. मी म्हटलं काय झालं, इतके जणांनी कॉल कसं काय केला. मी त्या नंबरवर कॉल बॅक केला. लाइक लिटरली आई फील वेरी बैड फॉर दैट मोमेंट. उन लोगों का कॉल आया, त्याच्यातून त्या माणसाने उचलला. मी म्हटलं हा जय महाराष्ट्र बोला. तर जय महाराष्ट्र ताई. म्हणे म्हटलं जय महाराष्ट्र. ही वॉज फुल्ली ब्रोकन ॲट दॅट मोमेंट, बट स्टील बट स्टील ही सेड की ताई काल ना आम्ही नरखेडवरून काटोलला येत होतो. रस्त्यांनी येताना आमचा अपघात झाला. माझी पत्नी प्रेग्नेंट होती. आमचा अपघात झाला, बाळ जागेवरच गेलं. पत्नीला कोणीही हॉस्पिटलमध्ये घेत नव्हते. एका जणांनी म्हटलं की ताईंना कॉल लावा, त्या मदत करतील, त्या हॉस्पिटलसाठी हे करतील. म्हणून ताई तुम्हाला खूप कॉल प्रयत्न केले, तुमचा ॲड्रेस नव्हता माहीत, तुमचा पत्ता नव्हता माहीत, पण माझी बायकोचं निधन झालं. अँड मैं उसके बाद त्या मोमेंटनंतर मी जवळपास 15 दिवस तरी त्यातून बाहेर नाही निघाली. गिल्ट रहता है. हां, म्हणजे मला वाटलं ही माझ्या जीवनातली खूप मोठी चूक झाली की मी फोन सायलेंटवर केला. आणि त्यानंतर आजपर्यंत कधीच मी माझा फोन सायलेंटवर नाही. प्रत्येक वेळेस माझा फोन व्हायब्रेशनवर असतो, कारण कधी कोणाला काय गरज पडेल ना हे आपण सांगू शकत नाही. होता है ऐसा. मेरे भी पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि कभी साइलेंट में मत रखो, हमारा एटलीस्ट फोन उठाया करो. नहीं, क्योंकि फोन नहीं उठाते तो बड़ा डर लगता है. थोड़ा आगे बढ़ते हैं. कभी ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गया कि एक्सपेक्ट ही नहीं किया, बड़ा इंटरेस्टिंग ऐसा फनी टाइप, ऐसा कुछ जो बताना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, लोगों को जानना चाहिए. ऐसे बहुत सारे इवेंट्स एक्चुअली, बट कोई एक बता दो. एक बता देती हूँ. कसं आहे, मुलगी राजकारणात आली तर कसं असते ना, लोकांच्या मनात खळबळ असते की यार इतकुशी मुलगी, तब मैं 20 वर्षाची आहे, आपल्याला पुढे चालली, आपल्या पुढे चालली, हे तर छोटी आहे, काय हे आहे, तर आपल्याला टाळणं सुरू करतात. फॉर ग्रांटेड लेते. तर असे इतके सारे प्रोग्राम्स झाले की नेमकं माझं नाव कधी मंचकावर घ्यायचेच नाही. काय लहान असताय, कशाला नाव घ्यावं लागते, मुलगीच तर एकटीच आहे. एक बार हमारे म्हणजे आमच्या शिवसेनेच्या प्रवक्त्या आले होते, सुषमाताई अंधारे, तुम्ही नाव ऐकलेलं असणार. तर सुषमाताई आलेल्या होत्या आणि वसंतराव देशपांडे सभागृहामध्ये कार्यक्रम सुरू होता. मंचकावर सगळेजण वरिष्ठ बसले होते. त्यामध्ये खूप मोठे मोठे म्हणजे शिवसेनेचेच होते सगळे, चांगले म्हणजे माझ्यापेक्षा वरच्या पोस्टवरचे बसले होते. आणि मी उभी होती, कारण स्टेजवर साईडला उभी होती. पहिले तर मी खाली ऑडियन्समध्ये होती, मग मला हाक मारली तर मी स्टेजवर साईडला जाऊन उभी राहिली. ताईंनी ना पहिले सगळ्यांची नावं घेतले, एक एक मंचकावर जो स्पीचची स्टार्टिंग असते. मला असं वाटलं की माझं नाव येणार नाही काय, मी तसं पण लहान आहे आणि इतक्या मोठ्या नेत्याकडून माझं नाव मी नाहीच अपेक्षा करत होते. आणि सडनली सगळं नाव झालं की उपस्थित आहे. आणि जैसे आनी शब्द आया ना, सब अपने बहुत लोग मोबाइल पे थे उस टाइम पे, या फिर बहुत लोग नहीं सुन रहे थे, सबको पता है क्या. जैसे आनी शब्द आया ना, सबकी नजरें एक साथ पोडियम की तरफ गई. और फिर सुषमा ताईंनी म्हटलं, आणि विदर्भातली वाघीण, शिवसेनेची रणरागिणी, मला गर्व आहे की आपल्या युवा सेनेमध्ये असे सर्व वयोगटातील युवती आहेत, त्यातली आपली रणरागिणी उत्तम प्रवक्ता अपूर्वा पिट्टलवार. अरे आई कांट टेल यू कि कुछ चेहरे देखने में
इतना अच्छा लग रहा था मुझे। और आई एम प्राउड मोमेंट इस बात का था कि आई लिटरली क्राइड ओवर दैट थिंग कि न्यूज़ चैनल वालों ने पूरे आगे के नाम काट के सिर्फ आने के बाद का स्टेटमेंट पूरे न्यूज चॅनल्स पे दिखाया था, वो हेडलाइन बना के कि मंचकावर अपूर्वा पिट्टलवार उपस्थित. तो मेरे लिए इट वॉज लाईक की नाही, मैंने जो अभी तक काम किया ना, मला माझ्या कामाचं परिश्रम म्हणजे जे म्हणते ना फळ, रिझल्ट ते भेटलं. कभी बीइंग अ लेडी, बीइंग अ वुमन, कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो ऐसा मतलब लड़की होने के कारण हुआ है? अगर आप लड़के होते तो शायद आपके साथ ऐसा ना होता. कुछ ऐसा जैसे होता है ना जनरल पब्लिक भीड़ भाड़ में छेड़छाड़, ऐसे काइंड ऑफ ऐसा कुछ भी ऐसा? हाँ, स्टार्टिंग में हुआ है. जैसे हम अगर किसी भी ऐसे बड़े प्रोग्राम में जाते थे, युवती के प्रोग्राम थे, मतलब पूरे ओवरऑल पार्टीज, तो बहुत भीड़ रहती थी. त्या भीडमध्ये कसं कोणी एल्बो मारायचा, कोणी धक्का द्यायचा, आणि 500 जणांच्या भीडमध्ये एकटी मुलगी पाहिल्यावर तर लोक फायदा थोडा घेणारच. सहजासहजी गोष्ट आहे. आता ते कंट्रोल नाही कर सकते उस चीज को. आता ते मुद्दामून होतं किंवा नॉट इंटेन्शनली, पण असं माझ्यासोबत झालेलं आहे. पण मी एकदा सहन केलेलं, दुसऱ्यांदा बघितलं, तिसऱ्यांदा मात्र म्हटलं आता नाही. सिर्फ एक बार मैंने इंटिमेशन दी थी सबको, मतलब किसी ने किया नहीं होगा, लेकिन मैं सबको म्हटलं की एकटी मुलगी असते किंवा कोणती पण युवती राहिली, पण किसी का हक नहीं बनता कि तुम उसको छुओ, टच करो या कुछ करो. आणि सहजासहजी होणार आहे, कारण ॲज अ यूथ लीडर मला मुलांमध्ये राहून काम करावं लागते, तर कुठे धक्का वगैरे लागतेच. मला 500च्या भीडमधून असं डोकं खाली टाकून जावं लागते, तर हे होणारच आहे. पण जर कोणी मुद्दामून करत असेल ना, तर माझी एक नजरच काफी आहे. इतकं मी स्वतःला सक्षम केलेलं आहे की मी फक्त असं डोळे वर करून पण बघितलं ना, सॉरी ताई म्हणून तो बाजूला हटून जाईल. बड़ी वीडियो कसं देखली घूर के. मग ते असतं ना की आंखों की दहशत बहुत कुछ कर जाती है. बीइंग अ स्टूडेंट बड़ा डिफिकल्ट होता होगा स्टडी और पॉलिटिक्स को मैनेज करना. हमारे लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है, पॉडकास्ट मैनेज करना और स्टडी मैनेज करना बड़ी मतलब हैक्टिक हो जाता है हमारे लिए. और बहुत सारी चीज़ें, तो आपके लिए कैसा रहता है, मतलब कैसे मैनेज करते हो? बहुत डिफिकल्ट है, एज यू ऑल नो, क्योंकि आप भी सब स्टूडेंट हो, जॉब्स कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं. बहुत हार्ड है स्टडी और पॉलिटिक्स दोनों को साथ में लेके चलना. मी माझ्या आयुष्यातले 4 वर्ष राजकारणात, आता मला कंप्लीट होत आहे, माझा 4थंच वर्ष आता फिनिश होणार आहे कॉलेजचं. म्हणजे तुम्ही बघू शकता की पहिल्या वर्षापासूनच मी राजकारणात आहे. त्यामुळे पहले 1 साल तो कोविड में गया, उसके बाद तो ऑफलाईन हुआ. पण अशा बऱ्याच वेळेस असं झालं की मला राजकारणी कार्यक्रमात जावं लागलं आणि शाळा मी करू शकले नाही, कॉलेज में करू शकले नाही. अटेंडेंस इंपॉर्टेंट रहती है, 75%, वो नहीं हो पाया मेरे से, लेक्चर्स नहीं हुए. पण ते असते ना की जो मन लावून काम करतो, ज्याच्या मनात काही कपट नसते, त्याला कुठे ना कुठे साथ भेटतच असते. बरोबर. मला विद्यापीठाकडून पण साथ आली सीनेट्स निवडणुकीच्या माध्यमातून. इसलिए एक थोड़ा ग्रांट में आया था कि मेरे पार्टी के लोगों ने कि कॉलेज नाही करणार, पण अटेंडन्स मात्र असाइनमेंट सबमिशन वगैरे सगळं राहील. कधी कधी असं बाकी आताचं तुम्ही जर बघाल ना, आता आमचं सुरू आहे जर्नल सबमिशन, कारण फायनल इयर सुरू होणार आहे. तुम्ही बघाल जर्नल सबमिशनची डेट होती 21 फेब्रुवारी. ठीक आहे, 21 फेब्रुवारी म्हणजे 19 फेब्रुवारीला आपल्या महाराजांची जयंती. आता ॲज अ वक्ता 17, 18, 19, 20, 21 हे 5 दिवस माझ्यासाठी पूर्ण बुक होते कार्यक्रमासाठी. बरोबर. अशामध्ये मला लिहायचे 350 पेजेस. आता आता काय करणार. 21 को सबमिशन, मैं 20ला रात्री मी 11 वाजता कार्यक्रम संपवून आली आणि मग मी रात्रभर लिहिलं. मला वाटत होतं कुठेतरी की यार जर मी राजकारण नसतं हे माझं आतापर्यंत होऊन गेलं असतं, एकदम पद्धतशीरपणे मी आणखी चांगलं रिप्रेझेंट करू शकले असते. पण जी शक्ती मला दिली, ते शक्ती कुठून येते माहिती नाही, पण ती शक्ती जी अर्ध्या रात्री मला रात्रभर जागून लिहिण्यासाठी दिलेली ना देवाने, तर 300 पेज झाले. दुसऱ्या दिवशी सबमिशन पण झालं आणि मला कुठेतरी असं वाटलं की काहीच अशक्य नाही आहे. राजकारण आणि शिक्षण आपण मॅनेज करू शकतो, फक्त बहाणा आहे की मला अभ्यास आहे. पेपरचा तुम्ही 1 दिवसा पहिले अभ्यास करून पण तितकेच मार्क कमवू शकता, 1 आठवड्या पहिले अभ्यास करून पण तितकेच कमवू शकता. तुम्ही जे युवक सांगतात की कॉलेज आहे, अरे मी तुम्हाला कॅन्टीनमध्ये बसताना बघितलंय. मला तरी असं वाटते की ज्या दिवशी मी कॉलेजमध्ये जाते
त्या दिवशी माझा पूर्ण शेड्यूल माझा पूर्ण दिवस वाया जातो. कारण कॉलेज वाले मार्क्स काटेंगे अब इंटरनल. मी खरं बोलते, मला सांगा, लेक्चर्स असतात हो, किती, हो. 45 मिनिट्सचे क्लासेस हो, असतात. 4-5. येऊन जाऊन मला 4 सब्जेक्ट्स आहे. हम्म. 2 शिक्षक येत नाही. ठीक आहे, 2 क्लासेस असतात, एक सकाळी 10:30ची आणि दुसरी कधी होईल ती माहीत नाही, अब पण internals 3च्या वेळेला होईल हे मात्र नक्की. ठीक आहे, आता इतक्या काळापर्यंत मी जर कॉलेजमध्ये थांबली तर माझे बाकी कामं अटकून असतात. हे ठीक आहे, शिक्षक म्हणतात की काय राजकारण इतकं इम्पॉर्टंट आहे का, हां. ते राजकारण काय तुम्हाला खायला देणार आहे का. पण मला त्यांना म्हणायचं आहे की राजकारण मला खायला नाही देणार, पण माझ्यामुळे माझ्या राजकारणामधून बाकी युवकांना खायला नक्कीच मी मिळवून देणार. हे 100%. जितकं मला नॉलेज बुक लँग्वेजमधून नाही शिकता आलं ना, त्याच्यापेक्षा दुप्पट नॉलेज मी माझ्या पक्षात राहून, मी जितकं लोकांमध्ये राहून काम करून शिकलेली आहे ना, माझ्या क्लासचा मला एक असा उभा करून दाखवून द्या जो रेग्युलर कॉलेज करतो, की त्याला सामाजिक नॉलेज जास्त तेवढं. असेल, किंवा त्याला मला सांगून द्या, त्याला म्हणा की पहिला पंतप्रधान कोण होता नाही सांगता येणार. असं आहे. नहीं नहीं बराबर है. मेरे साथ भी थोड़ा ऐसे ही है कि मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन के समय में जितना सीखा उतना मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई में नहीं सीखा. ग्रेजुएशन के समय में बहुत कुछ सीख लेते हैं. पर्सनल और पब्लिक लाइफ को कैसे मेंटेन करते हैं, प्राइवेसी वगैरह होती है खुद की. अगर आप पॉलिटिक्स में तो वो थोड़ा ऐसा नहीं रहता है, मैंने सुना है. कैसे मेंटेन करते हो प्राइवेसी और प्रायव्हेसी और पर्सनल लाईफ. मेंटेन. खरं तर माझी प्रायव्हेट लाईफ राहिलेलीच नाही आहे, शून्य आहे. मी आज खूप इंटरेस्टिंग फॅक्ट सांगणार आहे तुम्हाला, की इंस्टाग्रामवर आपण ID बनवतो. हो. माझ्या 2 ID आहे. ठीक आहे, Okay. एक पॉलिटिकल आहे आणि एक प्रायव्हेट आहे. पर्सनल. पण ती प्रायव्हेट ID 1 महिन्यासाठी मला वाटलं की पर्सनलच करेल कॉलेजच्या फ्रेंड्ससाठी, की माहिती पाहिजे की प्रायव्हेट लाईफ पण वेगळी आहे. ती प्रायव्हेट राहिलेलीच नाही. उसमें पॉलिटिक्स. उसमें भी पॉलिटिकल आ गया. तो म्हणजे मी सांगते की पॉलिटिकल आणि पॉलिटिक्समध्ये जो व्यक्ती आला त्याची प्रायव्हेट लाईफ 0 होऊन जाते. सगळं पूर्ण सोशल होऊन जातं. इतकं सोशल होतं की तुम्ही जर कधी कोणत्या मित्राबरोबर किंवा मैत्रिणीबरोबर बाहेर दिसले तरीही सुद्धा तुम्हाला लोक तिथे येऊन बोलेल, अरे कोण आहे हा, काय आहे, किसके साथ घूम रहे हो. किसके साथ घूम रहे हो. आणि मला खूप सांगायचं वाटतं की माझा भाऊ, सख्खा भाऊ, त्याच्याबरोबर मी, सख्खा भाऊ असं पण नाही की दुसरा, तो आलेला, तो जास्त येत नाही, त्याचा पण जॉब वगैरे असतो. पण तो जेव्हा इकडे आलेला तेव्हा मी त्याच्याबरोबर नागपूरला फिरायला आले. आम्ही प्रॉपर काटोलचे असतो. तर मला पदाधिकाऱ्यांनी पाहिलं शिवसेनेच्या, येऊन मला बोलले, "ए, कोणासोबत फिरत आहे, काय फिरत आहे?" म्हटलं, अरे दादा, भाऊ है माझा, सख्खा भाऊ है. एक्सप्लेन करना पड़ता है. अरे इतना एक्सप्लेनेशन देना पड़ता ना. तुम किसी के साथ चाय पी रहे हो वो भी एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, जाना पड़ता है. बहुत सोच के. आणि तुम्ही जर बघाल ना तर हे मुलांना इतकं बॅरियर नाही आहे पॉलिटिकलमध्ये. त्यांची प्रायव्हेट लाईफ असते कुठे ना कुठे, पण मुलींसाठी प्रायव्हेट लाईफ पॉलिटिकल थ्रू ठेवणं अशक्य, शून्य. नहीं, ये सब चीजें होती है तो कभी ऐसा नहीं लगता कि चलो यार छोड़ते हैं पॉलिटिक्स, थोड़ा असाइनमेंट लिख लेते हैं, गिव अप कर देते हैं. गिव अप करना इसलिए नहीं आया क्योंकि मी त्या मुलामुलींना बघितलं आहे जे काय म्हणते तर तलावाच्या काठावर एक दुसऱ्यांचा हात पकडून घंटो बसून असतात. मी त्या युवकांना बघितलं आहे जे डॅबो सारख्या बारमध्ये जाऊन मस्त व्यसन वगैरे करून मस्त नाचत असतात. मला कुठेतरी गर्व वाटतं कि अपन सही जगह पे. की मी सही जागेत आहे. आणि हे एक आहे, मी आता रिसेंट एक जे वक्त्यांचं ऐकलं त्याचं तुम्ही ऐका, की आपले आई वडील 3 वेळेस रडतात. ठीक आहे, पहिल्यांदा जेव्हा त्यांना गर्व होतो की आपल्या मुलाने काहीतरी केलं, बरोबर, की खूप चांगलं काम केलं. दुसऱ्यांदा की जेव्हा ते उदास होतात की काहीतरी चूक आपल्या मुलाच्या हाताने झाली आहे. हे दोन्ही वेळेस चांगली गोष्ट आहे आई वडील रडणं. चुका होतात, चुका सगळ्यांकडून होतात, पण तिसऱ्यांदा जेव्हा ते रडतात ते अश्रू असतात पश्चातापाचे. आई वडिलांना अश्रू आणावे, 2 अश्रू आणावे, म्हणजे खुशीचे आणावे, दुःखाचे आणावे, पण कधी हे पश्चातापाचे अश्रू नाही आणावे की मी माझ्या मुलाला का जन्म दिला. आणि मला गर्व आहे की आजपर्यंत मी माझ्या आईला, माय मदर इज अ सिंगल मदर, ती एकटी आहे, मागच्या 17 इयर्सपासून शी इज लाईक अलोन. मला गर्व आहे की मी माझ्या आईला आजपर्यंत असे अश्रू नाही आणू दिले की तिला पश्चाताप होईल की तिने मुलगी जन्माला घातली. और आने देना भी नहीं चाहिए. कभी नाही, नेव्हर.
आपने पैराशूट एंट्री के बारे में सुना होगा, लाइक मैं आपके बारे में बता देता हूँ लोगों को, हमारे जो व्यूवर्स हैं। आप जो है काफ़ी स्टार्टिंग में अच्छे स्पीकर थे, उसके बाद फिर आपने कई सारे कोविड के वक्त में काफ़ी सोशल वर्क किया, लोगों की हेल्प की, फिर आपको जो है युवा सेना में मौका दिया गया काम करने का, फिर आप जो है शहर प्रमुख बने, फिर उसके बाद जो है उप जिला प्रमुख, और इस तरह से आप जिला आज अधिकारी भी हैं। तो ये आपकी जर्नी रही है, आपने एक एक स्टेप चढ़ के आप वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको नहीं लगता कि कोई अगर व्यक्ति है, एक बड़े पॉलिटिशियन का बेटा है या बेटी है, उसे एक पैराशूट एंट्री मिलती है, डायरेक्ट एंट्री मिलती है पॉलिटिक्स में, उसको एक बड़ा पोस्ट मिल जाता है, एमएलए डायरेक्ट वो बन जाता है, तो आपके साथ अन्याय हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं? वो तो हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है। क्या लगता है आपको कि अन्याय हुआ आपके साथ? नहीं हुआ है, अरे यार, वो पैराशूट से एंट्री मार रहे हैं, आप चढ़ चढ़ के जा रहे नाही हो। हुआ आहे. ओके, एक्सप्लेन करो. मी सांगते तुम्हाला कसं असतं ना. हम्म, पॅराशूट एंट्री हम्म, जे करतात, हम्म, मला सांगा, मला 4 वर्ष लागले जिल्हा प्रमुख बनायला, बरोबर. ते पण रामटेक लोकसभेचे. हम्म, रामटेक लोकसभेचे जिल्हा प्रमुख बनायला पहिले मला शाखा प्रमुख, म्हणजे फक्त एक एरियाचे जिथे 50 घरं आहे, मग शहर प्रमुख, तालुका प्रमुख, उपजिल्हा चिटणीस आणि मग जिल्हा प्रमुख बनले. हाँ, हे तुमचे हे माझे स्टेप्स आहेत. ओके. आता जर सपोज माझ्या व्यतिरिक्त कोणती मुलगी आली, ती कोणाची मुलगी आहे, तिला तुम्ही डायरेक्ट जिल्हा प्रमुख दिलं, नहीं, एक एग्जांपल लेते, फेमस एग्जांपल, उद्धव ठाकरे सर के बेटे आदित्य ठाकरे साहब, ओके. उनका एग्जांपल, उनको कंपेयर करो, खुद कंपेयर करो, थोड़ा सा ऐसा मसाले हा, जर मी ते बघितलं ना, हाँ. तर खरं सांगू तर आदित्य साहेब जे आहेत हाँ. त्यांची पॅरेशूट एंट्री जी आहे ना, ती जायज आहे. कारण सांगते, त्यांचे ग्रँडफादर पॉलिटिक्समध्ये होते, त्यांचे ग्रेट ग्रँडफादर सोशल वर्कमध्ये होते, त्यांचे फादर पॉलिटिक्समध्ये आहे. आणि कोणाला पण असं वाटेल की मी ज्या मुलांसाठी इतकं करतोय, तर माझा पण मुलगा त्या फील्डमध्ये गेला पाहिजे. आता राहिली गोष्ट आदित्य साहेबांची, तर मला सांगा, म्हणजे सहजासहजी मी प्रश्न विचारलेला की काय. आप उनसे मिले हो? हाँ, मैं मिली हूँ. हाँ. तो सहजासहजी ऐसी कम्युनिकेशन में जब मैंने एक सवाल पूछा था कि तुम्हाला काय वाटतं की तुम्ही जो पैराशूट एंट्री, हाँ, मतलब बहुत लोगों को पूछा था मैंने, ऐसे हाँ. बहुत जो भी है अभी तक आए वो, वही नेपोटिज्म वाला. वही. हाँ, हाँ. तो इतना अच्छा जवाब मिला की आदित्य जर जी से. हां, की जर मला माहिती आहे की माझ्यामध्ये बॅकबोन आहे, माझ्या पाठीमागे बॅकबोन आहे, किंवा माझे वडील या पदावर आहे, आणि ते माहिती असून पण मी ग्राउंड लेवलवर काम करेल, तर माझ्यासारखं मूर्ख कोणी नाही आहे. आणि हे खरं आहे. कारण जर तुम्ही डॉक्टरचे मुलगा किंवा डॉक्टरची मुलगी आहात, तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्या वडिलांचं क्लिनिक आहे, तुमच्या वडिलांचं 5 स्टार हॉस्पिटल आहे नागपुरात, आणि इतकं असताना देखील जर तुम्ही नवीन क्लिनिक उभारत आहे, तर तुमच्यासारखा मूर्ख मी कोणी आजपर्यंत नाही पाहिला. आणि म्हणून मला कुठेतरी असं वाटते की पॅराशूट एंट्रीची जी गोष्ट आहे, ती मोठ्या लेवलवर, आदित्य साहेबांच्या लेवलवर बोलण्या इतके तर आपण इतके मोठे नाहीच आहोत. पण जर माझ्या लेवलवर मी जर बघितलं, असे भेटले आहेत मला, असे खूपच. आत्ता रिसेंटली मी कारंजाला एका कार्यक्रमात गेली, राष्ट्रवादी वर्धामधली युवती जिल्हाधिकारी, ती डायरेक्ट जिल्हाधिकारीच्या पोस्टवर गेलेली. पण पॅराशूट एंट्री. हां, पॅराशूट एंट्री. पण मला गर्व या गोष्टीचा वाटते, ती जिल्हा प्रमुख तर बनली, पण तिला तिच्या अंदर पण, तिच्या खाली असेल 2 विधानसभा, 3, माझ्या खाली 6 विधानसभा आहे. तर तिला तर माहीत नाही ना विधानसभा काय असते, तिला माहीत नाही तालुका काय असते, तिला माहीत नाही शहर काय असते, शहरात कोण पदाधिकारी आहे, तालुक्यात कोण पदाधिकारी आहे, हे मीच चांगल्याने सांगू शकते. आणि इतकं सांगते की जे लोक पॅराशूट एंट्रीने आले असतात ग्राउंड लेवलवर, वरचे तर नेताओं के बच्चे नेता बनना इज वेरी कॉमन और बनने भी चाहिए, वी रिस्पेक्ट देम. पण जे ग्राउंड लेवलवर असे लोकल बॉडीजचे जेव्हा पॅराशूट एंट्री करतात ना, ते इथपर्यंत जातात आणि मग खाली घसरतात. उनको नीचे का पता नहीं रहता. तो धड़ से गिर जाते. पण आम्ही जे इथून खालून ग्रास रूट पासून चालू करतो ना, ते आम्हाला इथपर्यंत पोहोचायला जे स्ट्रगल, जे इतके आम्हाला तडजड करावं लागते. तो ऐसा आहे ना भाई, कोई हमको कुछ भी पूछले की या विधानसभेमध्ये कोणता माणूस आहे, या तालुक्यातला कोणता शिवसेनेचा पदाधिकारी, आम्ही तोंडावर सांगू शकतो अरे हा याच्याकडून काम करून घ्या. ऐसे वो लोग कॉन्फिडेंटली नहीं बता पाते, फंडामेंटल बेसिक्स पता ही नहीं है. इसलिए, और आई डोंट हैव एनी इश्यू अबाउट पैराशूट एंट्री, नॉट एट ऑल, एंड आई विल डेफिनेटली नॉट, क्योंकि मुझे गर्व है कि मैं स्ट्रगल करके जा रही हूँ. मुझे गर्व है कि मैं डायरेक्टली नहीं चढ़ी हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली चढ़ती तो मुझे मज़ा नहीं आता, और जो मज़ा मुझे स्ट्रगल करने में आया है, वो मज़ा मैं नहीं ले पाती इतना. बराबर है, बहुत स्ट्रगल है, और स्ट्रगल में मज़ा तो है. बहुत मज़ा है, बहुत. चलो, ये मज़ा हम कंटिन्यू रखेंगे, बट अभी टाइम हो रहा है, व्यूवर्स थक गए होंगे सुन सुन के, अब उनको भी कहीं जाना है.
तो अपन क्या करते हैं, लाइक आपसे तो अभी बहुत सारी बातें करनी है, मुझे बहुत कुछ पूछना है कि एमएलए कैसे बनते हैं, मुझे भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो लाइक अपन डेफिनेटली इसके बाद एक दो पॉडकास्ट और करेंगे आपके साथ, बिल्कुल। डेफिनेटली। बट अभी के लिए तो आज विराम कर देते हैं। तो धन्यवाद दर्शकों हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज की इस आम सभा में आप सब आए। आपका भी धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे लिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा लगा ये वीडियो, और हमें बताइए कि नेक्स्ट किस गेस्ट को लाए, कुछ रिकमेंडेशन दीजिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।